नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं 2021 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण फैसलों के बारे में। 2021 के वर्ष में सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्चुअल फंक्शनिंग हुई, फिर हाइब्रिड मोड में हुई, फिजिकल मोड में फंक्शनिंग हुई, उन सब में मिलाकर के तकरीबन 750 जो है फैसले सुप्रीम कोर्ट ने दिए ऑर्डर्स के अलावा। तो जो फैसले दिए उसमें जो महत्वपूर्ण फैसले थे उसमें से कुछ एक के बारे में हम इसमें बात करते हैं। अगर महत्वपूर्ण फैसलों की बात की जाए तो जो 2021 की शुरुआत में ही पहली जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट ने दी थी वो राजीव सूरी वर्सेस दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की जजमेंट थी। नाम इसमें दोनों ऐसे लगता है, राजीव सूरी वर्सेस दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, लेकिन इशू इसमें था सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के बारे में, यानी कि भारत की जो नई पार्लियामेंट बन रही है और उसमें मिनिस्ट्री संबंधित जो दूसरे ऑफिस बन रहे हैं उसके जो बनने की बात थी उस पर क्वेश्चन उठाए गए थे। उसमें जो एग्जीक्यूटिव डिसीजन थे, पॉलिसी डिसीजन थे, उस पर ये बात की गई थी कि सही से इसमें जो है पब्लिक कंसल्टेशन नहीं किया गया और भी बहुत सी बातें थी। तो उसमें जुडिशरी की तरफ से, यानी कि जो कोर्ट की तरफ से जो फैसला है, उन्होंने ये कहा कि ये जो पॉलिसी डिसीजन है और एग्जीक्यूटिव फंक्शन में हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। हालांकि इसमें जस्टिस खन्ना का जो है डिसेंटिंग ओपिनियन था, लेकिन उसमें कुल मिलाकर के ये जो पिटिशन राजीव सूरी के द्वारा फाइल की गई थी सेंट्रल विस्टा केस में, उसको डिसमिस कर दिया गया था। राकेश वैष्णव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस था वो भी महत्वपूर्ण केस था। इसमें यह था कि जो पार्लियामेंट के द्वारा किसानों से संबंधित 3 जो कानून पास किए गए थे उसको चैलेंज किया गया था। जनरली कोर्ट क्या करता है, जब कोई भी कानून जो पार्लियामेंट के द्वारा पास कर दिया जाता है और जो लागू कर दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में कोर्ट ये मानता है कि जो कानून है वो सही है, कानून जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, प्रिजम्पशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिटी उसमें होती है। लेकिन और इसी के चलते जनरली जो कानून बन जाता है उसको कोर्ट जो है स्टे नहीं करता है। लेकिन इस मामले में स्टे किया गया क्योंकि किसानों का प्रोटेस्ट चल रहा था। कोर्ट ने एक तरह से एक अनप्रेसिडेंटेड डिसीजन वो था, कोर्ट ने लिया था, और उसके बाद उस पर काफ़ी क्रिटिसिज्म भी हुआ उसके बारे में। और कोर्ट का भी ये था कि इस मामले में ऐसा लगता है कि मध्यम मार्ग अपनाने के हिसाब से ये डिसीजन लिया गया था कि इसके बाद प्रोटेस्ट खत्म हो जाएगा, लेकिन प्रोटेस्ट खत्म नहीं हुआ और अंत में जो है मोदी गवर्नमेंट के द्वारा वो तीनों कानून वापस लेने का फैसला किया गया और उसके बाद जो है पार्लियामेंट में वो तीनों कानून रिपील कर दिए गए। ये केस जो था वो था राकेश वैष्णव यूनियन ऑफ इंडिया। कई पिटीशन इसमें फाइल की गई थी, तो ये भी एक महत्वपूर्ण केस था। इसमें स्टे लगा दिया गया था, इसमें जजमेंट अभी पेंडिंग था, लेकिन उससे पहले ही कानून जो है रिपील कर दिए गए। यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस राजेंद्र शाह, ये एक महत्वपूर्ण जजमेंट इसलिए था क्योंकि इस साल का ऐसा जजमेंट जिसने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को जो है एक तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया हो। 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में जो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में कुछ प्रोविजन संविधान में ऐड किए गए थे। उसी में जो 97वां जो संविधान संशोधन था उसी के कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को चैलेंज किया गया था। उसी में से जो कोऑपरेटिव सोसाइटी से संबंधित कुछ प्रावधान जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल माने। ये केस है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस राजेंद्र शाह के नाम से। इसके अलावा जो जयश्री लक्ष्मण राव पाटिल वर्सेस चीफ मिनिस्टर का जो केस है वो महाराष्ट्र में मराठा रिजर्वेशन से संबंधित केस था और इसमें मराठा रिजर्वेशन को सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया। और इसमें इशू ये था कुल मिलाकर के कि स्टेट जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन थे उसके हिसाब से ये कहा गया कि जो SCBC की जो लिस्टिंग है वो उसका रिकग्निशन जो है वो प्रांत नहीं कर सकते, यानी स्टेट्स नहीं कर सकते। तो इसमें फिर ये दिक्कत आई। तो उसके बाद इसको ओवरकम करने के लिए, यानी कि राज्य अपने जो राज्य के क्षेत्र में जो लोग होते हैं उसमें से SCBC कैटेगरी के लोग कौन है, किस तरह से वो किया जा सकता है, उससे संबंधित उनके पास वो अधिकार रहे। उसके चलते जो है पार्लियामेंट ने 105वां संविधान संशोधन किया। तो इसीलिए ये महत्वपूर्ण जजमेंट है जयश्री लक्ष्मण राव पाटिल वर्सेस चीफ मिनिस्टर। इसमें जो मराठा रिजर्वेशन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया था और उस
उसको ओवरराइड करने के लिए, और दूसरे राज्यों के भी कंसर्न थे इसमें, इसीलिए सभी राज्यों के राइट्स से संबंधित इशू था, इसलिए बाद में संसद ने नया यानी 105वां संविधान संशोधन लाते हुए इस जजमेंट को ओवरकम किया है। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट जजमेंट जो था वो यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस राकेश मल्होत्रा का है। अब इसमें जो पिछले वर्ष जो कोविड के चलते जब सेकेंड वेव चल रही थी और उस समय खास करके जो ऑक्सीजन का इश्यू चल रहा था, उस समय ये जब केस आया तो इसमें कोर्ट के द्वारा जो है नेशनल टास्क फोर्स बनाई गई थी, जो कुल मिलाकर के जो डॉक्टर्स थे और एक्सपर्ट्स थे उनके द्वारा ये किया जाना था कि किस स्टेट को कितनी ऑक्सीजन एलोकेट की जाए। इसके लिए एक नेशनल टास्क फोर्स उस समय सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी। इसलिए ये केस महत्वपूर्ण है क्योंकि पूरा साल जो है कोविड का इशू चलता रहा है। तो इस केस का नाम है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस राकेश मल्होत्रा का केस। फिर अभी रिसेंटली आपने जो देखा होगा पेगासस जासूसी मामला जो चल रहा है, तो अभी वो केस उसमें एक जजमेंट आई है, मनोहर लाल शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है, और उसमें जो जजमेंट आई थी उसमें ये कहा गया था कि ये जो मामला है वो अब एक एक्सपर्ट कमेटी के कोर्ट ने एक एक्सपर्ट कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है, वो इस मामले को देखेगी कि क्या जो है जासूसी हुई है तो उसमें क्या हुआ है, उसको आगे कैसे रोका जा सकता है, और अभी इसमें क्या हुआ है उस बारे में अगले कुछ महीनों में उस एक्सपर्ट कमेटी के द्वारा कोर्ट को अपनी डिटेल रिपोर्ट देनी है। उसके बाद उसमें आगे भी फर्दर क्या डेवलपमेंट होगी, क्योंकि इसमें सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स के वोलेशन का मामला है, और इसके चलते कोर्ट ने इसमें संज्ञान लिया है कि जो एक्सपर्ट कमेटी है वो इस मामले में अपने जो व्यू है वो कोर्ट को दे, क्योंकि इसमें जो पिटिशनर्स थे वो नहीं चाहते थे कि सरकार के अंडर में जो है इस मामले में इन्वेस्टिगेशन हो या इंक्वायरी हो। इसलिए कोर्ट ने एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई है और उसमें कुछ एक्सपर्ट्स हैं, अलग अलग जो आईटी फील्ड के लोग हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, तो उनको एक जो सपोर्टिंग स्टाफ भी दिया गया है और उनको अगले कुछ महीनों में अपनी पूरी जो रिपोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट को सौंपनी है। इसके अलावा ईसीआई वर्सेस विजय भास्कर, ये भी एक इम्पोर्टेंट डिसीजन इसलिए था क्योंकि कोरोना के समय में इलेक्शन कमीशन के द्वारा इलेक्शन कराए गए, जो कि उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है इलेक्शन कमीशन की, और उसमें हुआ ये कि मद्रास हाई कोर्ट ने एक मामले में इस तरह के रिमार्क्स दिए कि जिसमें ये कहा गया कि इलेक्शन कमीशन जो है लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने अपनी ड्यूटी सही से नहीं निभाई है। उसी को चैलेंज करते हुए इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था कि उस पर्टिकुलर रिमार्क को एक्सपंज किया जाए, लेकिन कोर्ट ने ऐसा करने से मना कर दिया था। लेकिन कोर्ट ने यह भी कहा था कि मद्रास हाई कोर्ट ने जो रिमार्क किया इस मामले में वैसा उसे नहीं करना चाहिए था। एक महत्वपूर्ण जजमेंट थी अटॉर्नी जनरल वर्सेस सतीश कुमार। अटॉर्नी जनरल वर्सेस सतीश कुमार को आपने रिसेंटली सुना होगा, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट केस के नाम से ये काफ़ी मीडिया में चला है कि एक बच्ची के सेक्सुअल हरासमेंट से संबंधित इशू था, और उसमें जो नागपुर बेंच ने यानी बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच में जो डिसीजन दिया गया उसको एक तरह से जो इस मामले में जज थे उन्होंने इस तरह से उसको इंटरप्रेट किया कि जब तक स्किन टू स्किन कांटेक्ट नहीं होगा तब तक उस मामले में पोक्सो के अंडर वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा। इस तरह से उन्होंने जो एक तरह से कह सकते हैं कि बड़ा रिस्ट्रिक्टेड इंटरप्रिटेशन इस मामले में किया। तो उस बात के चलते काफ़ी जो महिलाओं से संबंधित जो ऑर्गेनाइजेशन थी, फीमेल एडवोकेट्स थी, उन सब की तरफ से इस मामले में काफ़ी जो है आक्रोश दिखाया गया। उसके बाद अटॉर्नी जनरल ने इस मामले में जो है कोर्ट में ये कह दीजिए कि मामला इनिशिएट किया, और उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जो जजमेंट थी उसको जो है सेट असाइड किया, और जो जज थी जिन्होंने इस मामले में अपना डिसीजन दिया था वो बॉम्बे हाई कोर्ट में नागपुर बेंच में एडिशनल जज थी। तो उनका जो वो रेगुलर यानी परमानेंट जज हो जाते हैं, लेकिन इसी के चलते इसी पर्टिकुलर जजमेंट के चलते उनको जो है रेगुलर नहीं किया गया है, एडिशनल जो जज के रूप में अभी वो काम कर रही हैं।
लेकिन ये क्योंकि जो बच्चों से संबंधित जो सेक्सुअल हरासमेंट के इश्यूज हैं उस पर कोर्ट और सरकार या अटॉर्नी जनरल कितने सेंसिटिव है उस बात को दिखाते हुए ये केस कोर्ट में आया था और उसके बाद कोर्ट ने इसको उस तरह से इंटरप्रेट किया है कि बच्चों के मामले में इस तरह से स्ट्रिक्ट जो है इंटरप्रिटेशन नहीं की जाना चाहिए। जो इंटेंशन जो रहा है लेजिस्लेचर का वो ध्यान में रखना चाहिए। एक महत्वपूर्ण जो है सुमोटो केस था इन री प्रॉब्लम्स एंड माइजरीज ऑफ माइग्रेंट लेबर्स, यानी जो कोरोना के चलते जो माइग्रेंट लेबर्स को घर जाना पड़ा, वापस आना पड़ा, उनके लिए क्या बेहतर किया जा सकता है, उनके लिए उनके जो राइट टू लाइफ को इम्पैक्ट करते हुए जो कोरोना के जो माहौल में जो कुछ हुआ है उसमें उनके लिए क्या किया जा सकता है, उस पर कोर्ट ने काफ़ी डायरेक्शंस दी थी। तो ये सुमोटो केस था, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसमें इनिशिएटिव लिया गया था क्योंकि लाखों लाख लोग जो माइग्रेंट वर्कर्स थे अपने जन्म के स्थान से दूसरे स्थानों पर जो काम करते हैं उनको अपने घर जाना पड़ा और रोजी रोटी का उनका जो भी उनके ऑप्शंस थे वो बंद हो गए थे। उसके चलते कोर्ट ने इस मामले में जो डिसीजन दिया वो इन री प्रॉब्लम्स एंड माइजरीज ऑफ माइग्रेंट लेबर्स था। एक केस इन री एक्सपीडिशियस ट्रायल ऑफ केसेस अंडर सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, यानी कि देश में जो क्रिमिनल केसेस होते हैं उसमें एक बड़ा हिस्सा जो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के सेक्शन 138 यानी कि जो चेक बाउंस या डिसऑनर ऑफ चेक से संबंधित मामलों का होता है और ऐसे मामलों को कैसे जल्दी से जल्दी निपटाया जा सके, उसके चलते उसके लिए जो है सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी है। ये मामला जो है था कोर्ट ने सुमोटो यानी कि अपने आप कोग्निजेंस लेते हुए इस मामले में जो डायरेक्शंस देश भर के जो कोर्ट्स हैं और उनको दी गई है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण मामला था। ये 10 मामले मुझे ऐसे लगे कि काफ़ी इम्पोर्टेंट मामले हैं। और भी मामले हैं, एक और वीडियो में जो इसके अलावा जो और महत्वपूर्ण मामले 2021 के मुझे लगते हैं वो मैं आपसे शेयर करूंगा। नमस्कार, धन्यवाद।